2G स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस मामले में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में पूर्व मंत्री ए राजा और डीएमके नेता कनिमोझी समेत 35 आरोपियों और कई कंपनियों को बरी कर दिया है। इस फैसले के आने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि यूपीए के खिलाफ जो दुष्प्रचार किया गया था उसका कुछ आधार नहीं था। I think the court's judgment has to be respected, and I'm glad that the court has pronounced unambiguously that all this massive propaganda which was being done against the UPA was without any foundation. वहीं कपिल सिब्बल ने भी प्रधानमंत्री को संसद में आकर स्पष्टीकरण देने की बात कही है और कहा कि ये सरकार इसी आधार पर बनी थी। फैसला आने के बाद संसद में भी इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। अब ये बात जग जाहिर है, प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी पर, पूर्व सेना के प्रमुख पर, पूर्व उपराष्ट्रपति पर इसी प्रकार के उन्होंने पाकिस्तान से मिली भगत के झूठे आरोप लगाए और अब संसद में जवाब देने की बजाय कन्नी काटते घूम रहे हैं। यूपीए सरकार के दौरान 2008 में दूरसंचार विभाग द्वारा 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटन में कथित तौर पर अनियमितता हुई थी, जो 2010 में केक के विनोद राय की रिपोर्ट के बाद सामने आई थी। इस घोटाले में माना गया था कि बाजार भाव की तुलना में बहुत कम कीमत पर 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटित किए गए। इसके सामने आने के बाद तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा था। Wish to comment on the political aspects of this case. The Congress party leaders are treating this judgment as some kind of a badge of honor and a certification that the 2G allocation policy was an honest policy. कोर्ट ने बेशक आरोपियों को बरी कर दिया हो, लेकिन कोर्ट इस बात को मानने से भी इनकार नहीं कर रहा है कि ये घोटाला हुआ था। 2.25 लाख करोड़ के इस घोटाले से ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर इसके असल गुनहगार कौन हैं और क्या वो सामने आ पाएंगे या फिर राजनीति और सरकारी तंत्र के साठगांठ के चलते हमेशा के लिए ये एक अनसुलझा सवाल बनकर ही रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। आपने देखा हमारा खबर का मजमून और 2G स्पेक्ट्रम इस 2.25 लाख करोड़ का कैग विनोद राय ने जो सवाल खड़ा किया था उसी को लेकर के फैसला आ गया है। सारे आरोपी बरी हो गए हैं। बड़ी खबर ये कही जा सकती है आज की, और बड़ी खबर इस नाते भी है कि जिस 2G स्पेक्ट्रम की वजह से 2010 में कैग रिपोर्ट के चलते जो भूचाल आया था वो भूचाल खत्म होता दिखाई दे रहा है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों में अब जुबानी जंग तेज हो गई है। लेकिन 2.25 लाख करोड़ क्या वास्तव में, जिसे सीबीआई ने बाद में 30,000 करोड़ माना, तो क्या कैग का आंकलन गलत था या उस वक्त जिस तरह का सियासी भूचाल आया और एक बड़ी कार्रवाई हुई, ए राजा हो, कनिमोझी हो सहित 19 इसमें आरोपी, जिसमें 9 टेलीकॉम कंपनियां थी। ये पूरी जो कहानी है क्या है आपने मजमून में भी देखा और साथ साथ हम आपको स्लाइड्स के जरिए वो सब चीज दिखाएंगे, क्योंकि मुद्दा बड़ा है, कहां चूक हुई है। हालांकि देखें, यूं तो हम जो अदालत का फैसला है उस पर कोई बहुत ज्यादा तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक स्वतंत्र जो है कि कहां चूक रही सीबीआई की, क्या आज भी सीबीआई टूल बनी हुई है, पिंजरे के बाहर नहीं आ रही, या फिर यह माना जा सकता है कि जो एक आम चौराहे की चर्चा है कि पैसे वाले बच निकलते हैं, क्या वास्तव में ऐसा हुआ है। तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ इस वक्त हैं जाने माने अधिवक्ता ए.के. जैन साहब, राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं, गिरिराज गर्ग साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ में हैं, लक्ष्मीकांत पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस फैसले को आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये फैसला क्योंकि अभी सिर्फ प्रारंभिक अदालत ने दिया है, परंतु इस फैसले को देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि जो सुबह से चर्चा चल रही है कि सीबीआई फेल हो गई, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन या एविडेंस उस स्टैंडर्ड की नहीं थी जिस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि ये आधारहीन मामला था। विनोद राय ने जो 1,76,000 का घोटाला बताया था, वो एक उन्होंने का एस्पेक्ट किया था कि अगर नीलाम किया जाता, इसको
स्पेक्ट्रम को तो ये मिलता, परंतु सीबीआई ने ये माना था कि 30,000 करोड़ का घोटाला होगा, पर सीबीआई जो एविडेंस वहां पर, क्योंकि वहां मामला ये नहीं था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी सही थी या गलत थी, इस कोर्ट के सामने फैसले मामला था कि क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें षड्यंत्र करके भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें सीबीआई ने सिर्फ 200 करोड़ की ट्रेल प्रस्तुत की थी कि सब 200 करोड़ रुपया ए राजा की जो ग्रीन होम्स, जिसमें ए राजा की पत्नी डायरेक्टर थी ग्रीन होम्स, उसके माध्यम से लूट हुआ, और कलिंगर जो इसका स्वान के शहीद वल्लवा की कंपनी का कनिमोजी की कंपनी के पास पहुंचा है विदेशी ट्रेल के माध्यम से। वो एक अलग पॉइंट है सर। और ये सीबीआई ने एविडेंस जरूर इस पेश की, पर वो उन्होंने कहा कि हम इतनी पक्की एविडेंस आप नहीं ले पाए कि भ्रष्टाचार इसमें साबित होता हो। मामला गलत था, टेंडर का अलॉटमेंट गलत था, अगर गलत नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट 122 लाइसेंस को निरस्त नहीं करती। इसमें जो सबसे बड़ी बात ये आई है, इसमें कहीं न कहीं प्रोसिक्यूशन की कमजोरी रही है। इसमें ए राजा स्वयं डिफेंस विटनेस के रूप में उपस्थित हुए, खुद कोर्ट उन्होंने हिम्मत की कोर्ट के साथ, और चंडोलिया जो उनके सेक्रेटरी थे वो भी एज ए DW4 विटनेस के रूप में उपस्थित हुए हैं वहां। दोनों के साथ जिरे में मौका था सीबीआई के पास कि अच्छे वकील होते तो अच्छी तरह उनकी सारी सच्चाई, क्योंकि इसमें मेन प्रॉब्लम क्या बात आई थी, जैसे कि आ रहा इसमें यह आया था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पॉलिसी थी। इसमें दो सबसे बड़ी बातें जो मुझे पॉलिसी यही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। 2/11/2007 को प्रधानमंत्री ने क्वेरी भेजी ए राजा के पास। ए राजा ने उस क्वेरी का तुरंत हाथों जल्दबाजी लग रही थी, रात को अपने घर पर चंडोलिया और सिद्धार्थ बेवरा सेक्रेटरी को बुलाकर जवाब बनाया और भेज दिया, जबकि नॉर्मल प्रोसेस था कि ये डिपार्टमेंट के अंदर डिस्कशंस इसमें से होने चाहिए थे। ये एक बहुत बड़ा सर्कमस्टांसेस था जो उसको। दूसरा सर्कमस्टांस कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में, और शायद उसमें विधिक राय का भी वो कर दिया उन्होंने। बात की बात थी, वो एक अलग था, पर एक जो भ्रष्टाचार का मामला, क्योंकि वो तो एक 2010 के बाद की बात थी, ये 2007। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट इसमें जो आ रहा था, वो आ रहा था कि एक डेट जो थी, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से भी एप्लीकेशंस लेने की, वो 1/10/2007 थी। उसको बाद में 11 जनवरी कहा कि नहीं, वही एप्लीकेशंस कंसीडर की जाएंगी जो 25/9/2007 तक आई हो। अब एक नई बात इन्होंने डाल दी कि पहले लाइसेंस की एप्लीकेशन थी कि अचानक उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि जिन्होंने कल तक पेमेंट जो दे देंगे, जो फिर वो उनको कंसीडर किया जाएगा। वहां बेईमानी हुई है कि उन्हीं लोगों के वो सर्टिफिकेट ले लिए जिन्होंने अप्लाई भी कर रखा था, वो बाकी सब अपने आप डिबार हो गए। अब ये समझ में नहीं आया कि वो जो जज थे ओपी सोनी, वो इस बात को क्यों नहीं कंसीडर कर पाए। पर इसमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ मेरे साथ कि जब ए राजा और चंडोलिया बयान देने के लिए आए थे, छाती ठोक के आए थे, उनकी भी हिम्मत की बात है, तो उनको क्यों नहीं तोड़ पाई सीबीआई। और इन दो बातों पे 200 करोड़ की ट्रेल, जहां 30,000 करोड़ का घोटाला, ये अगर ये शायद ये इन्फ्लेट। दूसरी बात मैं बता रहा था, इसमें किसी हाई कोर्ट के डायरेक्शन से या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से FIR दर्ज नहीं हुई है। FIR कुछ एनजीओज ने ये जब टेंडर भी आपत्ति लगाई थी, तब कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ ही 2008 या 9 में FIR दर्ज हुई थी, और जो रिपोर्ट आई है विनोद राय की, वो उसके बाद आई। FIR सीबीआई में पहले ही दर्ज हो गई थी अज्ञात लोगों के खिलाफ। तो ये मामला अभी आगे जाएगा। जितनी बड़ी बात है जो लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जीरो है, पर यह भी सही है कि इसका पॉलिटिकल मिसयूज किया गया था। मामला इतना बड़ा घोटाले का नहीं था, अलॉटमेंट में भ्रष्टाचार हुआ था, पर उस भ्रष्टाचार की बजाय पॉलिटिकल बड़े घोटाले की वजह से एक बड़े केस की हत्या हो गई। जी, और उसके अलावा भी ये भूचाल थमने वाला नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी रणनीति बना ली है। अरुण जेटली ने भाजपा स्पोक्स पर्सन की बैठक भी बुलाई है, जिसमें कहा गया है कि आखिर बोलना क्या है। दूसरी तरफ कांग्रेस जमकर इस मामले को उछाल रही है, और कांग्रेस ने साफ कहा है कि घोटाला नहीं था, लेकिन यह पॉलिटिकल महाघोटाला बना करके और बीजेपी ने सत्ता हथिया ली। चले, मैं राजेंद्र सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। सिंह साहब, आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं कमी रही है इन्वेस्टिगेशन पार्ट पे सीबीआई की तरफ से? ऐसा है योगेंद्र जी, इसमें दो बात है। पहली बात तो क्या है कि आजकल कोई भी मामला है उसको इतना बड़ा बना दिया जाता है, उसके बाद जनता की सबकी अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती है, तो उसके परिणाम यही होते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। जैसा पहले भी इस बारे में चर्चा हो चुकी कि 2G का जो कांड था, उसमें जो विनोद राय थे, उन्होंने 1,76,000 करोड़ के घोटाले की बात कही। उसके बाद वो गिरते गिरते 30,000 करोड़ तक आ गया,
और उसके बाद में अगर ये पूरा ट्रायल हुआ, ट्रायल के दौरान ये ट्रायल 200 करोड़ रुपए की आ गई। मतलब ये है कि तथ्य कुछ और थे, मीडिया में कुछ तथ्य आए और इस पे सियासी राजनीति ज्यादा हुई और उसके बाद जो सीबीआई ने इसमें लापरवाही की, सीबीआई ने जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन किया उसकी आज पूरा देश आलोचना कर रहा है। आप ये देखिए कि देश की सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ एजेंसी जिसको हम मानते हैं सीबीआई, उसके केस की आज कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कोई सबूत ही नहीं है आपके, और बिना सबूतों के आपने इस तरह से इतना बड़ा केस का आपने चालान पेश किया है और उसके कारण से आज हम सबको 17 के 17 मुलजिमों को बरी करना पड़ रहा है। ये कितने अफसोस की बात है, ये बड़े चिंतन की बात है। किस तरह से सीबीआई जैसी एजेंसी के पास अगर कोई केस है और उसके बाद उसकी एक लोअर कोर्ट इस तरह से धज्जियां उड़ा रहा है, तो मैं समझता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक रही है। सरकार को इस केस की अपील करनी चाहिए। वो जो भी सीबीआई के अधिकारी थे जो इसके सबूत जुटाने में जिन्होंने लापरवाही बरती, कमी रखी, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जब इस बात का पता लग सकता है कि आखिर गलती कहां रही है। प्रोसिक्यूशन भी मैं समझता हूं सीबीआई, प्रोसिक्यूशन पे भी सीबीआई का ही पूरा होल्ड है। उसके बावजूद जैसा भी जैन साहब ने कहा कि चंडोलिया और राजा खुद आए, गवाह के रूप में आए, डिफेंस गवाह के रूप में, उनको पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर पाए, उनसे उगलवा नहीं पाए, उनसे बातों का स्पष्टीकरण नहीं करा पाए। इसका मतलब जरूर था कि सीबीआई वास्तव में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो बात बिल्कुल सही है कि एक तोता है जो पिंजरे में बंद है, तो बाहर नहीं निकल पा रहा है, अभी भी बाहर नहीं निकला, वो स्पष्ट है, वो अभी भी उसी तरीके से काम कर रहा है। सरकार की जैसी इच्छा होती है, मैं समझता हूं वो वैसे ही काम करता है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। सीबीआई के जो भी अधिकारी हैं वो पूरी तरह से सरकार की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और इसीलिए इस तरह के अन्याय होते हैं और इस तरह से घोटाले होते हैं और उन घोटालों का असर इस तरह का होता है कि पूरे देश की 125 करोड़ लोगों को न्याय की व्यवस्था पर से भरोसा उठने की स्थिति पैदा हो जाती है। जब देश की इतनी बड़ी एजेंसी के द्वारा किए गए चालान की इस तरह धज्जियां उड़ रही है तो जनता को कहां विश्वास रहेगा? कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या कोर्ट का जो फैसला होता है हमारे यहाँ पे सिस्टम में नजीर की तरह लिया जाता है। अगर इसी सीबीआई ने अगर वास्तव में जैसे जैन साहब कह रहे हैं कि ये राजा जब गए थे वहां पे अदालत के अंदर छाती ठोक के गए थे, तो उस वक्त सीबीआई पे डिपेंड करता है कि सीबीआई उसको पूरी तरह से अगर इन्वेस्टिगेशन उनके पास में थे अपने लॉयर को उपलब्ध कराना चाहिए था फैक्ट्स, और जब क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं तो उस वक्त राजा टूटते। भाई आप पे अगर वास्तव में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हम कहें कि 3rd डिग्री एक अपने तरीके से होती है, जो भी वो लीगल नहीं है, बट वहां भी तो पूछा ही जाता है कि क्रॉस बयान होते हैं, आमने सामने आप बैठा करके करते हो। जब वहां पे आप लीगल व्यू पे अगर नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है। वैसे घोटाला 2.25 लाख करोड़ का था या 30,000 करोड़ का हुआ, जो भी हुआ, लेकिन अगर इतनी बड़ी बात सामने आई थी जिसकी वजह से पॉलिटिकल भूचाल आया था और देश के लोग अगर ये देखें कि सारे लोग बरी हो गए, तो मुझे लगता है कि बड़ी ये तो एक विडंबना की स्थिति कहेंगे। हालांकि क्या इसके राजनीतिक पहलू है, हमारे साथ 2 राजनीतिक दलों के साथी बैठे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। गिरिराज गर्ग साहब, कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है कि हम पहले कह रहे थे, मनमोहन सिंह जी ने भी कहा है कि ये एक घोटाले से बड़ा बस हाईजैक करने वाला घोटाला साबित हुआ है। देखिए, जैसे अभी सीनियर एडवोकेट ए के जैन साहब ने, राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला 2G स्टैम्प का बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में उसको पूरे देश का राजनीतिक महाघोटाला बना दिया और उसके आधार पर पूरे देश की जनता को भावनाओं में बहा के और सत्ता हासिल कर ली। आज न्यायपालिका का निर्णय है। 3.5 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। 3.5 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद न्यायालय ने फैसला किया 1,76,000 करोड़ का घोटाला जो कांग्रेस खा गई, कांग्रेस खा गई, कांग्रेस खा गई, मां बेटे खा गए, उसका हास्य ऐसा होगा जो 1,76,000 करोड़ से 30,000 करोड़ पे आ गया और फिर 200 करोड़ का ना उसमें माना। और आज जो कोर्ट ने फैसला दिया कि सीबीआई ने जो जांच की, सीबीआई ने जो चालान पेश किया, वो कतई गलत था। ना कोई अधिकारी दोषी है, ना राजनीतिक उस समय जो मंत्री थे वो दोषी है। न्यायपालिका का निर्णय है
ये निर्णय कोई कांग्रेस का निर्णय नहीं है या कांग्रेस का कोई पारिवारिक ना कोई वहां ना जज नहीं बैठा हुआ था जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि साहब ये तो मैनिपुलेशन हुआ। भाई सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, सीबीआई आपकी है, जांच एजेंसियां आपकी है, सब कुछ आपके हाथ में है। उसके बाद न्यायपालिका ने न्याय किया है। देश में न्याय होता है और न्यायपालिका पे हमें पूरा विश्वास है कि जो न्याय होता है देश के अंदर, उस न्यायपालिका के निर्णय को हम स्वागत योग्य मानते हैं। चलिए पारिक साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। ये जो स्कैम और उसके बाद में अदालत का फैसला, अरुण जेटली साहब को भी स्पोक्स पर्सन को बैठाना पड़ा, बुलाना पड़ा और सरकार को जमकर घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। न केवल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी हो चाहे दूसरे दल हो, जमकर निशाना साध रहे हैं कि बीजेपी ने एक ऐसा महाघोटाला किया पॉलिटिकल, इस घोटाले से भी बड़ा घोटाला, सीधा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी घोटाला नहीं है, घोटाला जिन लोगों ने किया वो जानते हैं। जहां तक आज की बात है, यहाँ तो आज कांग्रेस स्पोक्स पर्सन जैसे बात करें, ऐसा लग रहा है कोई सम्मान का उनको पत्र मिल गया हो, देश के अंदर बड़ा प्रशंसा पत्र मिल गया। सीबीआई ने हो सकता है कि आरोपियों को बरी किया हो, लेकिन सीबीआई ने घोटाले से इनकार नहीं किया। सीबीआई ने बरी नहीं किया, न्यायालय ने कहीं भी बरी ये नहीं कहा कि ये घोटाला नहीं हुआ। घोटाला हुआ है, न्यायालय ने माना है, लेकिन तथ्यों पर, उसको रिकॉर्ड पर, गवाहों के बयानों के आधार पर नहीं आ पाया, इसलिए उसको एक तरीके से मैं तो मानता हूँ संदेह का आरोप देकर वो बरी किया गया है और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। आरोपियों को बरी किया, लेकिन कहीं भी कोर्ट ने नहीं माना कि इसमें घोटाला नहीं हुआ। घोटाला तो हुआ ही हुआ है। अब आप जहां तक आओ पहले पाओ के आधार पर था, तो पहले जमा कराओ। और कई सारे इश्यू निकल गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में 122 का कंपनियों का लाइसेंस भी निरस्त किया था। तो ये सब बातें इस बात को तो कहीं ना कहीं इंगित करती है कि घोटाला तो कहीं ना कहीं हुआ ही हुआ है। वो घोटाला हुआ था, वह लोग कौन लोग दोषी थे। अब इसके बाद सीबीआई ने आज कहा कि आगे अपील करेंगे। अपील का निर्णय आने दीजिए। अभी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस स्कैम को लेकर के बीजेपी इतना हल्ला किया था और वास्तव में प्रतिपक्ष के नाते ड्यूटी भी बनती थी, करना चाहिए था, क्यों नहीं किया आपने? बिल्कुल किया, अच्छा किया। लेकिन यहां पे जो स्कैम आपके बिल्कुल एक दिनचर्या का पार्ट बन गया था, सीबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, वो सीबीआई को आप लोगों ने कभी पूछा नहीं है कि इसके जो आप लोग फैक्ट्स जुटाए हैं उनकी पोजीशन क्या है, कहीं कमजोर तो नहीं है केस? इतना हल्का में कैसे लिया गवर्नमेंट ने? देखिए, गवर्नमेंट सीबीआई को, जहां तक लोग अभी राजेंद्र जी कहते हैं सीबीआई को सरकार का हमने तोते का पिंजरा बना के रखा, सीधे एक स्वतंत्र बिल्कुल मत रखिए। लेकिन आप लोगों ने इतना भी आजाद छोड़ दिया कि जिस केस को लेकर के आप लोगों ने इतना हंगामा किया था और उसके बारे में सीबीआई से किसी ने पूछना उचित नहीं समझा। आपके जेटली साहब तो बहुत बड़े लॉयर है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इसमें उचित से जांच की आवश्यकता है और वह होगी कि कहां पर इसमें चूक हुई, किन लोगों के तथ्यात्मों से तोड़फोड़ हुई, कैसे कोर्ट ने आदेश में कहा है कि कुछ कागज ऐसे जो समझने में राइटिंग नहीं पहचान पाए कि राइटिंग कैसी है और तथ्यों के साथ उसमें कोर्ट। चलिए, मैं जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। जैन साहब, क्या लगता है पूरे परिदृश्य को देख करके कि आंख मूंद करके खुली लूट मचाई है? देखिए, ये जो केस जैसा जजमेंट में आया है, खुली लूट मचाई है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पॉलिसी गलत थी। पॉलिसी गलत होना और अपराध होना दो अलग अलग चीजें होती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पॉलिसी गलत थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना, इसलिए 1122 के 22 से लाइसेंस उन्होंने निरस्त कर दिया। अब यहाँ इसमें अगर आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस देखेंगे जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए, तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम है, तत्कालीन ट्राई के चेयरमैन थे शायद वो, नृपेंद्र मिश्रा। हाँ, बिल्कुल उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा के बयान आप पढ़ो। नृपेंद्र मिश्रा जैसा आदमी वहां बयानों को कंसोलिडेट नहीं कर पाया है। सीबीआई ने जानबूझकर उनके वैसे बयान लिए जो एक रूटीन के, उन्होंने क्या प्रोसीजर क्या क्या इसमें बोलते रहे। इसमें कहां घपला हुआ और कैसे घपला हुआ है, ये नृपेंद्र मिश्रा जो ट्राई को हेड करते थे उस टाइम पर वो नहीं बता पाए। तो घपला तो हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई थी, पर सीबीआई एविडेंस इकट्ठी नहीं कर पाई। पर दूसरी बात मैं कहूंगा कि ये 1,76,000 करोड़ का शोर, ये भी बिल्कुल गलत था, बेईमानी हुई थी, पॉलिसी वो गलत पाई गई थी। हालांकि कई देशों में उस तरीके की पॉलिसी है, वो पॉलिसी 1-2 साल के डिस्कशन में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को चेंज कर फर्स्ट पे किया था, उससे एक बहुत बड़ा डेट बदल दी गई थी। डेट बदल दी गई, 1 अक्टूबर 2007 थी, जिसे 25 सितंबर या कुछ कर दिया गया था, जिसमें 408 कंपनियां आउट हो गई थी क्योंकि 575 कंपनियां थी जो एप्लीकेंट्स थे वो, और उसमें से 408 कंपनियां बाहर हो गई। चलिए, हम आगे की बात करेंगे। अगर लीगल इसके फैक्ट्स को हम देखना चाहें तो क्या ये अदालत ने बिल्कुल नहीं माना कि घोटाला नहीं हुआ? जैन साहब, आपसे जानना चाहूंगा। नहीं माना, अदालत ने घोटाला नहीं माना, बल्कि उन्होंने माना कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि जजमेंट में एक जगह आरोपियों के खिलाफ सॉलिड फैक्ट्स नहीं मिल पाए, बस नहीं पाया, और उन्होंने कहा बिना एविडेंस के सीबीआई कोर्ट के अंदर आ गई। बल्कि एक जगह उन्होंने ये भी लिखा कि तत्कालीन पीएम ने रिजेंटमेंट जो शो किया था वो सही शो किया था। इसका मतलब पीएम का रिजेंटमेंट अगर रिकॉर्ड पे है तत्कालीन पीएम का,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही थी। और जैसा 2/11 के पीएम के पत्र का जो जवाब रातों रात बना के दिया गया, वो अपने आप में जाहिर करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। परंतु हिंदुस्तान का कानून यह है कि जब तक संदेह से परे कोई साक्ष्य आपके साबित नहीं हो, तब तक चाहे 9 दोषी आदमी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं हो सकती। और इसका फायदा उनको मिला है। और ये निश्चित रूप से सीबीआई की फेल्योर है, सीधी सादी सीबीआई की फेल्योर है, प्रोसिक्यूशन एजेंसी की फेल्योर है। क्योंकि वो कोर्ट ने सही कहा कि ये जन भावनाओं के अनुसार प्रोसिक्यूशन किया गया। प्रोसिक्यूशन होता है हार्ड फैक्ट्स पे। आपने हार्ड फैक्ट्स की बजाय यह 30,000 का जो फिगर प्रोसिक्यूशन ने दिया, वो भी नहीं बता पाए कि 30,000 कहां से निकाल के लाए। आप मनी ट्रेल 200 करोड़ की बता रहे हो, 30,000 कहां से निकाल के लेके आ गए थे। बड़ी अजीब सी बातें हैं इसकी। एक मैं छोटा सा और सवाल जानना चाहूंगा कि आगे क्या है इसमें, अगर सीबीआई चाह करके भी क्या कर सकती है? गवर्नमेंट को स्टेप उठाना होगा, क्योंकि अब पहले गवर्नमेंट एग्रेसिव थी, यानी कि बीजेपी जब अपोजिशन में थी, अब कांग्रेस इसको एक मुद्दा बनाएगी। देखिए, अब चूंकि ये स्पेशल कोर्ट थी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से स्पेशल कोर्ट बनी थी, इसलिए अब इस आदेश की अपील सीधी सुप्रीम कोर्ट में जी सीबीआई कर सकती है इसको। और सीबीआई को न केवल अपील करनी चाहिए, बल्कि क्योंकि यहां डिफेंस के विटनेस होने के बाद भी 2 गवाह नंबर 154 और गवाह नंबर 155 सेक्रेटरीज को कोर्ट से परमिशन लेके सीबीआई ने पेश किया था। इसका मतलब कोर्ट ने सीबीआई को पूरा मौका दिया था, पर सीबीआई जड़ तक नहीं पहुंच पाई या नहीं पहुंचना चाहा। दोनों अलग अलग बातें, क्योंकि सीधी सी बात है, ए राजा से प्रॉपर क्रॉस नहीं होना, टंडोलिया से प्रॉपर जिरे नहीं होना, और वो भी क्योंकि ये तो आखिर में हुआ है, तो वो सीबीआई ने पूरी तैयारी के साथ सारे दस्तावेज उनको क्यों नहीं दिखाए जहां पर वो गलत थे, ये अपना आप में एक संदेह पैदा करता है। सिंह साहब, आपके पास में आना चाहूंगा कि अब सीबीआई को वास्तव में, क्योंकि देखिए सीबीआई की अपनी एक साख है, हर व्यक्ति देख के चलता है। अगर किसी स्टेट की पुलिस कहीं अगर पॉलिटिकल इन्फ्लेशन में आती है तो लोग डिमांड करते हैं कि सीबीआई से हमारी जांच करवा दीजिए। लेकिन इस तरह की अगर स्थिति सीबीआई की होगी तो उसकी साख पे बट्टा लग रहा है। गवर्नमेंट बदलती हैं, लेकिन अगर हालात नहीं बदलते हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़ी विचित्र स्थिति बनेगी। सीबीआई को करना क्या चाहिए अब इसमें? योगेंद्र जी, सीबीआई को सबसे पहले अपनी साख की चिंता करनी चाहिए। पूरे देश की सबसे बड़ी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन की है। एक तो क्या है कि ये राजनीति के चक्कर में पड़ के जिस तरह से मीडिया ट्रायल हो रहा है, और उसके बाद अगर वो किसी भी मामले में कोई तथ्य ही नहीं है, अगर उनके पास सबूत ही नहीं थे, तो उस केस को पेंडिंग रखना चाहिए था, उसको एफआईआर दे देनी चाहिए थी। आज इतनी बद तो नहीं पिटती उसकी। अगर उनके पास सबूत ही नहीं थे तो इतना साहस रखना चाहिए था सीबीआई के अधिकारियों को कि साहब ये राजनीतिक आरोपबाजी है और इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, हम इसका चालान पेश नहीं कर सकते, मामला एफआईआर अदम सबूत का है ये। तो मेरे को लगता है कि सीबीआई की साख बनती। अब उन्होंने क्या किया है कि राजनीतिक दबाव मानिए आप किसको, या राजनीतिक जिस तरह से वातावरण बना था पूरे देश भर में, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सीबीआई एक तरह से राजनीतिक हथियार बन गई। और राजनीतिक हथियार बनके उन्होंने जैसे इसको कि भाई अपने तो चालान कर दीजिए इसको, और उसके बाद जो फैसला होगा कोर्ट से होता रहेगा। ये जो प्रक्रिया है, इस तरह की अगर सोच हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों की होगी तो निश्चित रूप से उनका हसरिया ही होगा। ये बोल्ड डिसीजन उनको, जब तक इन्वेस्टिगेशन उनके पास है, प्रोसिक्यूशन के बड़े बड़े ऑफिसर्स उनके पास है, उनको एक्सपर्ट जो राय देने वाले हैं जुडिशियल ऑफिसर्स वो उनके साथ है, तो उनको पहले वहीं पे इसका पूरा मेरिट पे इसका एनालिसिस करना चाहिए था कि क्या ये केस आगे अदालत में भेजने लायक है भी या नहीं है। अगर नहीं था तो उसको वहीं एफआईआर दे देते, और एफआईआर नहीं देते तो रोकते और कहते हम अभी और सबूत पेश करेंगे और सबूत इकट्ठा करेंगे, समय ले सकते थे। पर इतनी जल्दबाजी क्या थी? ये पूरी तरह से सीबीआई है, वो इन राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो काम करना शुरू कर रही है, उसी से उसकी साख को बट्टा लगेगा और आगे जाके लोग इसके ऊपर भरोसा करना कम कर देंगे। बिल्कुल यही है, सबसे पहले आवश्यकता यही है कि सीबीआई को अपनी साख की परवाह करनी चाहिए। गिरिराज जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। क्या चलिए कोर्ट का डिसीजन हुआ है, अभी अपील के चांस है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा, और मुझे लगता है कि मीडिया ट्रायल का जिस तरह से बात किया, और नॉट ओनली मीडिया ट्रायल, आजकल तो आप मीडिया में नहीं भी देंगे तो सोशल मीडिया इतना बड़ा एक मजबूत वर्क खड़ा हो गया है कि उसमें आप देखें किस तरह के जोक्स चल रहे हैं, कैसे कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कमेंट्स चल रहे हैं। दूसरा है ये केस, वो तलवार दंपत्ति वाले में भी यही हुआ, बिल्कुल वो भी मीडिया ट्रायल, तो उसको में भी ये सीबीआई ने कहा साहब इसका चालान पेश कर दिया जाए। मतलब हालात अगर इस तरह की सोच सीबीआई की होगी तो कैसे न्याय मिलेगा लोगों को?
ये तो गिरिराज जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या वास्तव में इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी ने जिसको मुद्दा बनाया, आपको शायद ध्यान होगा राजीव गांधी के टाइम पे बॉफोर्स तोप का जो सौदा हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा एक स्कैंडल, ऐसा महाघोटाला बना दिया था। उसके बाद इनकी सरकार रही 7 साल केंद्र में, लेकिन एक रत्ती लेश मात्र राजीव गांधी को या किसी को यह आरोपित करके चालान पेश नहीं कर पाए, घोटाले का खुलासा नहीं कर पाए। और जबकि वीपी सिंह जी ने कहा, जो उसको प्रधानमंत्री बनाया था अटल बिहारी जी ने समर्थन देके, कि मेरे जेब में लिस्ट है बोफोर्स के सौदों के दलालों की, और अगर सरकार बनी तो सुनिए नहीं, तो इसलिए क्या है कि वो भी एक राजनीतिक घोटाला था, कुछ नहीं निकला, सत्ता बदल गई, वैसा का वैसा ये 2G घोटाला था। और इसके अंदर कोई तथ्य नहीं थे। जैसे राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि सीबीआई को ये कहना चाहिए था कि ये पॉलिटिकल ना खाली वो है, इसके अंदर कोई हमारे पास तथ्य नहीं है, और एफआईआर की उनको हिम्मत करनी चाहिए थी। लेकिन राजनीतिक दबाव में उन्होंने चालान पेश किया, और चालान पेश करने के बाद न्यायालय ने, चूंकि उसमें कोई था ही नहीं, किसी प्रकार का आरोप साबित ही नहीं हो रहा था, इसलिए न्यायालय ने फैसला किया और उन सबको जिनको दोषी माना गया था उनको सबको बरी किया। हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। सरकार अपील करे, आगे निर्णय होगा, लेकिन आज जो निर्णय आया है, ये निर्णय उस समय के तत्कालीन राजनेताओं के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। चलो आखिर एक बहुत बड़ा महाघोटाला बताया। सवाल मेरा एक लक्ष्मीकांत पारिक साहब से है। पारिक साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि पॉलिटिकल मुद्दा बना, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को देने के बाद क्या हमें इतना ख्याल रखना चाहिए कि वास्तव में ऐसे इस तरह के जो मुद्दे हैं उन्हें पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए? पॉलिटिकल मुद्दा देश की मुख्य विपक्षी दलों के नाते जो कुछ घोटाला सामने आ रहा है, हमने हमारा धर्म निभाया और हमने जनता के सामने इसको प्रस्तुत किया जी। और जिस तरीके से हमने तो किया ही नहीं, तो विनोद रॉय ने लाकर रखा, उसके 2008 के पहले भी उसमें एफआईआर थी और विनोद रॉय ने लाकर रखा और सारा सामने जनता के बीच के अंदर सामने आया, तो जनता सामने आगे मुख्य विपक्ष दल की भूमिका में बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास किया। लेकिन जहां तक विषय, आज का विषय जो आप लगे बरी हो गए, कोर्ट ने कहीं भी ये सम्मान सूचक शब्द नहीं दे दिया कि कांग्रेस पार्टी को, इनके नेताओं को जो आज बरी हो गए, सपोज सम्मान मिल गया, आज भारत रत्न प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। इन सब लोगों को तो यहाँ पर न्यायालय का फैसला जो होता है उसमें यही होता है, सेंटेंस यही होता है, उसके अंदर जाता है। बात सुन ले एक बार, आप भी सुन ले। न्यायालय ने कहीं भी घोटाले से इनकार नहीं किया, घोटाला नहीं हुआ, पहली बात तो घोटाला हुआ है, कौन लोग इसमें दोषी थे, ये प्रथम ये एक विषय हो सकता है। लेकिन अपील के अंदर सरकार जाएगी, सीबीआई ने कहा कि अपील में जाएंगे, अपील में फिर से इसमें फैसला होगा, उसको न्यायालय का जो भी अपील का निर्णय आएगा हमें स्वीकार होगा। लेकिन आज का निर्णय कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं हो गया, अंतिम निर्णय नहीं हो गया, निर्णय बदलते रहते हैं, निर्णय चलते रहते हैं। इसलिए आज प्राथमिक न्यायालय कोर्ट को निश्चित रूप से निर्णय कोर्ट ने किया है वह स्वागत योग्य हो सकता है आप सब जनता के लिए, और जो निर्णय आया वह तो अदालत के निर्णय पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार हमारे पास है भी नहीं। लेकिन निश्चित रूप सीबीआई इस पर अपील पर जा रही है, सीबीआई ने कहा भी है। खैर चलिए, अभी निर्णय होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। चलिए खैर, 1,76,000 करोड़ का स्कैम था नहीं था, 30,000 करोड़ की बाद में आंकलन किया गया, ये सब चीजें हैं कि अलग 200 करोड़ की ट्रेल पकड़ी गई, वो सारी चीजें एक अलग बात है। अभी जो भी होगा वो सीबीआई को फैक्ट्स उसमें देने हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल भूचाल आते हैं, भूचाल थमते हैं फिर आते हैं। इसी तरह से जब 2014 के चुनाव के दरमियान जिस तरह से एक हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल वातावरण बना था, वो इसी की एक बड़ी देन थी। कुछ स्कैम्स ऐसे थे जिनमें से एक ये भी था। आरोपी बरी हुए हैं और बरी होने के बाद में फिर इसे इनकार नहीं किया जा सकता। सीबीआई अपना काम करेगी, अपील करेगी, सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट करना है, कितने सालों तक ये फैसला ये माफ करेगा, केस चलता रहेगा, वो एक अदर चीज है। लेकिन इतना तय है कि इस फैसले के बाद में राजनीतिक भूचाल के साथ साथ राजनीतिक दलों के अच्छे दिन भी आ गए हैं। अच्छे दिन इस मायने में कि कहने को बहुत कुछ मिलेगा कि देखिए किस किस तरह के आरोप हम पे लगे थे, लेकिन हम पाक साबित हो पाए हैं। खैर देखिए, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा कि सीबीआई को अपनी साख का ख्याल जरूर रखना होगा। अगर नहीं रखेगी सीबीआई इस तरह से, तो मुझे लगता है कि कोर्ट की टिप्पणी का इंतजार नहीं करना चाहिए कि पिंजरे के बाहर तोता नहीं निकला है। अगर ऐसे हाल होंगे, जैसे राजेंद्र सिंह जी अपनी पूरी बारीकी के अनुभव के साथ में कह सकते हैं कि पिंजरा अभी भी अंदर है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, जो निकलना चाहिए, तभी सीबीआई की साख बच पाएगी। नहीं तो सवाल उठते रहेंगे और चर्चाएं होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।